हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या लास्ट के 3 महीने में बहुत ज्यादा मेहनत करके नीट में 160 प्लस स्कोर किया जा सकता है। अगर नीट की बात करेंगे तो, केमिस्ट्री की बात करेंगे तो भाई सबसे पहला अप्रोच हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के ये देखना है कि अगर आपको 180 में से 160 मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी कि 20 मार्क्स ही आपको लूज करने हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स लूज कर सकते हो। आप ये मत देखो कि कितने मार्क्स आपको गेन करने हैं, आप ये सोचो कि कितने मार्क्स आप लूज कर सकते हो। आप लोग 20 मार्क्स लूज कर सकते हो। इसका मतलब आप 4 से 5 क्वेश्चंस ही गलत कर सकते हो पूरे पेपर में। 4 से 5 क्वेश्चंस के अलावा अगर आपने गलत करे तो आपका स्कोर नीचे चला जाएगा। सबसे पहला अप्रोच हमारा ये होना चाहिए कि 4 से 5 क्वेश्चंस ही हम लोग गलत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं कि कैसे केमिस्ट्री को हमें अप्रोच करना चाहिए अगर हमें नीट में 160 प्लस स्कोर करना है लास्ट के 3 महीने में बहुत अच्छे से मेहनत करके। ठीक है, तो सबसे पहली गलती जो बच्चे कर देते हैं जनरली, वो ये करते हैं कि जब वो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो 11th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको अगर एनालिसिस से बताऊं, एक्सपीरियंस से बताऊं, तो 11th क्लास का सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू क्लास 12th का सिलेबस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें 12th के सिलेबस से स्टार्ट करना है, 11th के सिलेबस से स्टार्ट नहीं करना है। एक बार जब आपको 12th वाले सिलेबस में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद में आप लोग 11th वाला सिलेबस थोड़ा आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर बात हो गई कि हम लोग 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। 12th के सिलेबस में भी जनरली बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पार्ट 1 केमिस्ट्री पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको वो भी नहीं करना है, आपको पार्ट 2 से स्टार्ट करना है, जिसको जनरली बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बहुत ही छोटा पार्ट है, और उस पार्ट को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो भाई साहब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि वेटेज तो उतना ही है, वेटेज तो उतना ही है, मार्क्स तो उतने ही बनेंगे, चाहे आप क्वेश्चन ऑर्गेनिक का करो या क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का करो, मार्क्स तो 4 ही मिलने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है। 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे तो 1 बाय 1 मैं टॉपिक्स की बात करूंगा। सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। उसमें एनसीईआरटी में छोटी छोटी रिएक्शंस दी हुई हैं, उन रिएक्शंस को जनरली बच्चे पढ़ते नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन उन छोटी छोटी रिएक्शंस को भूल जाते हैं और एनसीईआरटी में से डायरेक्टली उठा के वो क्वेश्चन दे देते हैं। कुछ रिएक्शंस के मैं आपको नाम बता रहा हूं, जैसे फिंकलस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये 2 रिएक्शंस ऐसी हैं जो एकदम एक पैराग्राफ में एनसीईआरटी में खत्म कर दी गई है और उन पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर हम लोग NO2 ग्रुप लगाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, तो वो रिएक्शन आसानी से हो जाती है। उस पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन में ये 2 पार्ट हुए। उसके अलावा SN1 का ऑर्डर, SN2 ऑर्डर। आपको SN1 और SN2 के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, क्योंकि नीट में क्वेश्चन सिंपल ही आएगा। SN1 का ऑर्डर 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री 1 डिग्री। SN2 का उल्टा हो जाएगा। उसके अलावा SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है। इतनी बातें अगर आप ऊपर ऊपर से देख लेंगे, चांसेस है कि आपका क्वेश्चन हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन में से बन जाएगा। सही बात है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये चैप्टर ऐसा है दोस्तों, नीट वालों का फेवरेट चैप्टर है, नीट वालों का फेवरेट चैप्टर है, और इस पे 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलते हैं। उसमें भी बच्चे क्या करते हैं, अल्कोहल वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि क्वेश्चन एक्चुअली फिनोल वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फिनोल की रिएक्शन पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो एक रिएक्शन जो मैंने बार बार नीट में आती हुई देखी है, वो है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल यूजिंग क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन करते हैं हम लोग ऑक्सीजन के साथ में। ये इंडस्ट्रियल मेथड है फिनोल को बनाने का। तो फिनोल की ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें फिनोल के साथ में एसीटोन बनता है एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए फिनोल की जब रिएक्शंस की बात करेंगे तो फिनोल की लास्ट रिएक्शंस में 2 रिएक्शंस ऐसी हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेम्ड रिएक्शन भी है। पहली रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन, जिसमें CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और दूसरी रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। बड़ा अजीब नाम है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा अजीब नाम है राइमर टाइमन रिएक्शन,
जिसमें CHCl3 प्लस KOH यूज करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, ये बार बार पूछा जाता है। डाइक्लोरोकार्बीन इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। उसके अलावा फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ पे काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे होंगे, NO2 लगा होगा, Cl लगा होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से बन सकता है। ईथर वाले पार्ट को जनरली लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ईथर में मैं एक रिएक्शन बताता हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, उसमें भी हमको करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो भाई एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ढेर सारी रिएक्शंस है, एनसीईआरटी वाली सारी रिएक्शंस हमको पढ़नी है, जिसमें अपना एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो, इस पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेम्ड रिएक्शन है, सीधा सीधा एनसीईआरटी में से क्वेश्चन हमको पूछ लेते हैं। अगर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में बात करेंगे तो रोजनमन रिडक्शन है, उस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। LiAlH4 और NaBH4, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, NaBH4 थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। इस कॉन्सेप्ट पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अमीन की। अमीन काफी छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस पे ही पूछ लेते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। अगर CH3 ग्रुप लगा होगा तो 213 का ऑर्डर होता है, यानी कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अगर C2H5 होगा तो 231 का ऑर्डर होगा, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये वाली एक टेबल में पीकेबी की वैल्यूज लिखी हुई है और उन पे बेस्ड वो क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक्सपर्ट्स तो बोल देंगे ये तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, लेकिन यार टेबल में आप कितनी पीकेबी की वैल्यूज याद कर लोगे, तो कुछ तो शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ेगी ना। तो मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक बना के दे रहा हूं। CH3 में 213 का ऑर्डर, C2H5 में 231 का ऑर्डर। सही बात है, हो गया बात। तो अमीन, ये जब आप ये 4 चैप्टर्स जब आप कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में सोल्व करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, फिर घबरा जाएंगे, बोलेंगे अभी तो ऑर्गेनिक भी बाकी है, ऑर्गेनिक कब करेंगे, और फिर पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, और उसमें भी 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए। ये 4 चैप्टर आपके एक बार हो गए, आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर पे। बायोमोलिक्यूल चैप्टर मुझे लगता है कि बायो वाले बच्चों का स्पेसिफिकली फेवरेट होता है, तो उसमें उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। सारी की सारी चीजें वो बायो में पढ़ लेते हैं, तो अपना केमिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा आसान हो जाता है। तो बायोमोलिक्यूल्स में तो मुझे लगता है कि आपको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बाद में बात करते हैं पॉलीमर की। पॉलीमर में एक बहुत सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा साधा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि यार एक आपको पॉलीमर का नाम दे देंगे और उसके मोनोमर्स पूछते हैं। ठीक है, तो वो आपको किसी बुक में देखने की जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में आपको नाम दिए हुए हैं बस उन्हीं के मोनोमर आपको देखने हैं। जैसे पॉलीइथीन का मोनोमर इथीन हो जाता है। टेफ्लॉन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, टेफ्लॉन, क्योंकि इसके नाम से हमको पता नहीं चल रहा कि इसका मोनोमर क्या है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग अगर बात करेंगे नाइलॉन 66, इसका मोनोमर भी काफी पूछा गया है। नेचुरल रबर में कौन सा वाला एल्कीन होता है, सिस एल्कीन होता है। फिर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इस पे भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। 5% का सल्फर इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम लोग नेचुरल रबर में। तो ये चीजों हैं जिनको काफी बार नीट वाले पूछते रहते हैं, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आप लोग भले ही कितना भी पढ़ लो, आपको एग्जाम से पहले दिन देख के जाना ही पड़ेगा। एग्जाम से पहले आपको एक बार केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ देख के जाना है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप सीधा वहीं पर पढ़ोगे? नहीं, पहले अभी एक बार पढ़ लो, पहले एक बार कवर कर लो, लेकिन एग्जाम से पहले वाले दिन फिर से उनको देख लेना। तो जब ये 12th वाला पार्ट आप कवर कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ यार, मैं काफी पार्ट तो कवर कर चुका हूं, मेरा 25% सिलेबस हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद में 12th वाले पार्ट पे हम लोग आएंगे, पार्ट 1 पे, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे सबसे ज्यादा यहीं पर अटकते हैं। तो मैं शुरू के जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है अपना सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर से बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स इसमें से कवर करने हैं। जैसे अपना हेनरीज लॉ है, इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसके ग्राफ पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हेनरीज लॉ आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसपे काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है सवाल, वो है आपका राउट्स लॉ पे। राउट्स लॉ में न्यूमेरिकल तो एक फॉर्मूला ही याद रखना है, P total इज इक्वल टू P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी एक्स बी।
इसके अलावा न्यूमेरिकल कोई उसमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाला जो पार्ट है ना, उस पे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बात हो गई। उसके बाद में कंसंट्रेशन टर्म्स वो आपको आने चाहिए। मोलैरिटी को मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर ये वाला पार्ट आपको आ गया, मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, ये वाला पार्ट आ गया, तो अपना मोल कॉन्सेप्ट वाला भी कवर हो जाएगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में भी अल्टीमेटली अपने को यही करना था। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स आपको जरूर करने हैं। उसके बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन बार 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 पूछा जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। मोलैलिटी क्वेश्चन में क्या देंगे, डायरेक्टली मोलैलिटी नहीं देंगे, मोल फ्रैक्शन दे देंगे। अगर मोल फ्रैक्शन पता होगा तो उसको मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है और डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करना है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसपे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर की बात हो गई। अब अगर हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं बच्चे, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छी बात है। जब हम लोग सॉलिड स्टेट पहली बार पढ़ते हैं तो हमें विजुअलाइज करना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, बार 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 ले दे के वही क्वेश्चंस वो पूछते हैं, हमें सॉलिड का फॉर्मूला बनाना होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर आप देखोगे तो जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो उतने ही होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होते हैं। अगर हम लोग FCC की बात करेंगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होंगे। इस पे बेस्ड काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC, तो प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, पैकिंग इफिशियंसी पता होना चाहिए, वो सारी चीजों पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कोई आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, कुछ नहीं करवाएगा। डेंसिटी वाला कैलकुलेशन एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो डेंसिटी वाला कैसे बस फॉर्मूला में पुट करना है वो आप लोग एक बार देख सकते हो। जो लेयर्ड अरेंजमेंट है पैकिंग वाला, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट है। उस पर बस पैकिंग इफिशियंसी याद रखना है। HCP का 74% होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है 12 होता है। उसके अलावा ज्यादा चीजें याद उसमें रखने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट पार्ट डिफेक्ट्स वाला, जनरली सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं बच्चे, शुरू वाला पार्ट पढ़ते हैं, थक जाते हैं उसी में, जबकि लास्ट वाला पार्ट सबसे आसान है। फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, बार बार वही सवाल ले दे के पूछते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी कम होगी, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में सॉलिड स्टेट का हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई नस्ट इक्वेशन, उसके अलावा कभी क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा नस्ट इक्वेशन पे पूछेंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछते हैं E नोट सेल और डेल्टा G नोट के रिलेशन पे, या फिर E नोट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन पे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं E नोट सेल से, वो भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर और देखेंगे, नस्ट इक्वेशन हो गया, E नोट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला रिलेशन हो गया, ये एक पार्ट है। फैराडेज लॉ पे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। फैराडेज लॉ पे आपको हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। करंट और टाइम दे दिया, उससे हमें मास ऑफ कैथोड, मास ऑफ एनोड, ये सब पूछते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शंस के हिसाब से वहां पर मोल कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद में अब केमिकल काइनेटिक्स पे आ जाते हैं। भाई केमिकल काइनेटिक्स में जो सबसे पहली वो कोफिशिएंट्स के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन वाली रिलेशन होती है ना, उस पे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। जो अमोनिया वाली रिएक्शन है, बार 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 बस वही पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, मतलब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे मैं कितनी बार बताऊं आपको, कितनी बार सवाल पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है, तो वो आपको जरूर करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हाफ लाइफ वाला फंडा हो गया। उसके बाद में जीरो ऑर्डर पे भी, मतलब जीरो ऑर्डर वाला पार्ट सिंपल ही है, तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, कभी कभी सेकंड ऑर्डर पे भी अटका सकता है ना, तो सेकंड ऑर्डर का खाली फॉर्मूला याद रख लो, 1/CT = 1/C0 + KT। उसके अलावा ज्यादा उस पे सवाल पूछे नहीं जाते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अरीनियस इक्वेशन पे पूछा जाता है। अरीनियस इक्वेशन के ग्राफ पे, जो LNK वर्सेस 1/T वाला ग्राफ होता है, उस ग्राफ पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अरीनियस इक्वेशन का ग्राफ वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा एक जल्दी जनरली वो पूछ लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दे दिया, बैकवर्ड दे दिया, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स दे दिया तो रिएक्टेंट निकालो, या रिएक्टेंट दे दिया तो प्रोडक्ट निकालो। तो वो वाली चीज भी हम लोग एक न्यूमेरिकल, एक बार आया हुआ है वो, तो वो वाला भी कर लेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट, जीरो ऑर्डर में भी हो सकता है, और सेकंड ऑर्डर का खाली फॉर्मूला याद रखना है। अरीनियस इक्वेशन का ग्राफ वाला क्वेश्चन याद करना है, ग्राफ वाला क्वेश्चन देखना है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के बाद में आ जाते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री तो यार बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है। सबसे पहले कोलाइड्स पे क्वेश्चन पूछता है कौन सा वाला टाइप का कोलाइड है। उसके अलावा कोएगुलेशन पे हार्डी स्कल्स रूल,
जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चार्ज ज्यादा होगा तो कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, कोएगुलेशन वैल्यू कम होगी, वो वाला चीज पूछा जाता है। गोल्ड नंबर पे भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो गोल्ड नंबर की खाली डेफिनेशन याद कर लो, उसी से अपना क्वेश्चन बन जाएगा। तो सरफेस केमिस्ट्री में ये वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक में। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को इसी चैप्टर में होती है कि डी एंड एफ ब्लॉक में यार क्या पढ़े, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा। लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछता है कि साइज का ऑर्डर बताओ, ठीक है। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में ना इनटेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इनटेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है कि Cr2+ जो है वो रिड्यूसिंग क्यों है। Cr2+ रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि वो Cr3+ में जाना चाहता है, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो Cr2+ रिड्यूसिंग क्यों है, वो वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा अगर 3D में साइज का ऑर्डर देखेंगे तो पहले साइज कम होती है, फिर धीरे धीरे फिर लास्ट में बढ़ती है, तो ये वाले पार्ट पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एफ ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्शन पे, एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो 64 वाला एटॉमिक नंबर है गैडोलिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार पूछते हैं। गैडोलिनियम 64 वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4f7 होता है, याद रखना अपने को। गैडोलिनियम 64 यही पूछते हैं, एटॉमिक नंबर 64 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम रट लो, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक का हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे यार आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछते हैं चिलेटिंग इफेक्ट पे। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड पे कि कौन सा वाला एम्बिडेंटेड लिगेंड है। जहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा वहां पर अपना ये वाला भी चीज होगा, क्या बोलते हैं इसको, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक और जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना यार, वो अपना वो वाला क्वेश्चन होता है MAA2A2 वाला, जिसमें जो ट्रांस आइसोमर है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, लेकिन सिस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। तो उसमें टोटल 3 आइसोमर्स बनते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यार। टोटल 3 आइसोमर्स बनेंगे, ट्रांस वाले का एक ही बनेगा, सिस वाले के 2 बनेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट में यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो एनसीईआरटी में यूज दिए हुए हैं वो वाले पे भी काफी बार सवाल पूछा गया है। जैसे हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है, तो आयरन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और वो उसके अलावा विटामिन B12 किसका है, उस पे भी 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या होता है, ठीक है, विटामिन B12 कोबाल्ट का होता है, वो वाली चीजें भी आपको लास्ट वाली एक बार पढ़ लेनी है, क्योंकि नीट वाले तो इस पे पूछ लेते हैं काफी बार। पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं भाई। पी ब्लॉक में हेबर्स प्रोसेस, मतलब पूछेंगे ही पूछेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, हेबर्स प्रोसेस पूछेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर पे बार बार सवाल पूछते हैं। तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर हो गया, हेबर्स प्रोसेस अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग पे हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। फॉस्फोरस P4 के डिस्प्रोपोर्शनेशन पे बहुत बार सवाल पूछते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस वाला कौन सा वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाएगा, कौन सा वाला नहीं दिखाएगा, इस पे बार बार सवाल पूछते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, उनकी स्ट्रक्चर बार बार सवाल पूछा जाता है। चलिए ग्रुप 16 में आ जाएंगे तो सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर, H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। O2 पैरामैग्नेटिक है तो S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है, ये सवाल भी काफी बार पूछ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो SO2 SO3 इनकी स्ट्रक्चर। एक कॉन्सेप्ट है p पाई d पाई बॉन्डिंग का, तो p पाई d पाई बॉन्डिंग भी आपको जरूर पढ़ के जाना है कि कोई स्ट्रक्चर दिया है तो उसमें कितने p पाई d पाई बॉन्डिंग होगी। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा एक अलग वीडियो में। चलिए वो एक अलग बात हो गई। अब बात करते हैं ग्रुप 17 में Cl2 का रिएक्शन कोल्ड NaOH के साथ में और हॉट NaOH के साथ में बार बार पूछते हैं। Cl2 का कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ग्रुप 17 हो गया। ग्रुप 18 में खाली यूज पूछते हैं और XeF2 XeF4 और XeF6 की स्ट्रक्चर पूछते हैं, तो स्ट्रक्चर में ही वो पूछेंगे, ठीक है। तो पी ब्लॉक वाला ये पार्ट हो गया अपना, ठीक है, डन है यार। तो ये कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ कुछ चैप्टर के टॉपिक्स हैं जिनको आप 12th क्लास में कर सकते हो। अब ये कर लोगे तो आपका 12th क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको जैसे ही 12th क्लास पूरा हो गया अब एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब 12th हमने एकदम पक्का कर लिया, अब 11th पे बढ़ते हैं। 11th में मोल कॉन्सेप्ट में अटके रहते हैं बच्चे, अरे भाई निकलो आगे मोल कॉन्सेप्ट से, कंसंट्रेशन टर्म से एक बार कर लिया बस बात खत्म करो, उसको छोड़ दो, चैप्टर को मत करो उसको। बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। सबसे ज्यादा बार सवाल पूछते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, लाइमन सीरीज कौन सी होगी, बाल्मर सीरीज कौन सी होगी, पास्टन सीरीज कौन सी होगी, बस आपको वो डायग्राम देखना है। n=1 में आएगा तो लाइमन, n=2 में आएगा बाल्मर, ये सारी चीजें देखनी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो गया। डी ब्रोगली वेवलेंथ बार बार सवाल पूछते हैं, λ=h/p, λ=h/mv। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछेंगे।
फिर लास्ट में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, उसके बिना तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन ही नहीं पाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक सवाल आता है कई बार कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड है वो एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होती है। इसका ना रीजन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, 2 रीजन लिखे हुए हैं। एक होता है कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाता है, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है। तो ये दोनों रीजन पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जनरली इसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, आपको जरूर पढ़ना है ये। बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, बच्चे शुरू में अटके रहते हैं, अरे भाई आगे बढ़ो, इनर्ट पेयर इफेक्ट पे आ जाओ। इनर्ट पेयर इफेक्ट जरूर पूछेंगे आपसे, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जरूर पूछेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट पे जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करेंगे लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन, वो तो डी ब्लॉक में भी आ चुका है, यहां पर भी आ जाएगा। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे एफ ब्लॉक में मान लो चाहे पीरियोडिक टेबल में मान लो, बार बार पूछता है। क्रोमियम और कॉपर का अब कोई नहीं पूछता, सब लोग सियाने हो गए। गैडोलिनियम 64 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार पूछा जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में आ जाओ तो यार एमओटी, मतलब एमओटी नहीं करोगे तो क्या करोगे। एमओटी पे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी कुछ बताई हैं अपने वीडियोस में, आप चेक कर सकते हो। एमओटी पे बार बार सवाल पूछते हैं। एमओटी सबसे पहले एमओटी करनी है। उसके अलावा अगर हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो उस पर भी एक क्वेश्चन आता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन कौन सी शेप हो सकती हैं, sp3d है तो कौन कौन सी शेप हो सकती हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे भी काफी बार सवाल पूछा जाता है। गैसियस स्टेट ऐसा चैप्टर है जिसपे बच्चे परेशान होते रहते हैं, ज्यादा सवाल आते नहीं है। तो एक तो मैं आपको अगर गैसियस स्टेट में बताऊंगा तो एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला पार्ट थोड़ा लास्ट में देख लेना है। उसके अलावा आइडियल गैस इक्वेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वो मुझे लगता है कि आप वैसा ही कर लोगे, P1V1 = P2V2 लगाना आइसोथर्मल में। और वो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स में। भाई थर्मोडायनेमिक्स में आपको कुछ नहीं करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूला है बस वो लगाना आना चाहिए, -nRT ln V2/V1, वो वाला फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है और उन मतलब से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे अपना चेंज हो जाता है वो भी आना चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला आना चाहिए। डेल्टा एस सिस्टम फॉर्मूला क्या होता है, NCV ln T2/T1 प्लस nRT ln V2/V1। तो ये वाला फॉर्मूला से आप अलग अलग प्रोसेसेस को लगा के देख सकते हो। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे खाली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके अलावा ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। केमिकल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं करना, हमेशा Kp और Kc के बीच में रिलेशन ही पूछेंगे। Kp और Kc के बीच में रिलेशन ही पूछेंगे। Kp = Kc RT⁻∆Ng, उसके अलावा ज्यादा नहीं पूछते हैं। Kc का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, Kp का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। लास्ट में ली-चैटलेस प्रिंसिपल इफेक्ट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। हर बार pH ऑफ ए सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जो फॉर्मूला होता है ना 7 + pK - pKb/2, खाली यही एक फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी में और इसी पे सवाल पूछते हैं। अगर एक सोल्ट है वीक एसिड वीक बेस का तो उसका pH कितना होगा, 7 + pK - pKb/2। उसके अलावा बफर सॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। इन दो पे क्वेश्चन पूछते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में बच्चे वैसे परेशान रहते हैं, pH ऑफ सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, साथ साथ में बफर सॉल्यूशन। इनका एक लास्ट वाला जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, डिफरेंट टाइप के सोल्ट के लिए KSP और S में क्या रिलेशन होता है, उस पर भी सीधा सीधा सवाल पूछा हुआ है। तो ये अपना पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 पे आते हैं यार। पार्ट 2 के छोटे छोटे चैप्टर है, एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन फटाफट अपना कर देंगे। बात करते हैं हाइड्रोजन की, H2O2 की स्ट्रक्चर। बार बार H2O2 की रिएक्शन, जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है H2O2, बार बार उस पे सवाल पूछा जाता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पे इतनी बार सवाल पूछा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये आइसोटोप्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, हैवी वाटर पे सवाल पूछ सकते हैं। और एक अपना लास्ट वाला पार्ट हार्डनेस ऑफ वाटर पे बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है। टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, उनको रिमूव करने के तरीके। ठीक है, एस ब्लॉक में आ जाएंगे, ज्यादा सवाल नहीं है। NaHCO3 बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने वाला मेथड, वो आपको ध्यान रखना है। Na2CO3 वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने वाला मेथड, उसका कैसे साइक्लिक प्रोसेस होता है, वो जो चीज प्रोड्यूस होती है वही हम लोग बार बार कैसे यूज कर पाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो Na2CO3 का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, ये वाला चीज हो गई। अच्छा भाई, उसके अलावा ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस खाली एनसीईआरटी से पढ़ना है उसको। अब बात करते हैं पी ब्लॉक में ग्रुप 13 और ग्रुप 14। ग्रुप 13 में इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसके अलावा ग्रुप 13 में जो अपना एटॉमिक साइज का ऑर्डर होता है, एल्यूमिनियम और गैलियम में एक्सेप्शन है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे तो पूरा ही एक्सेप्शन है, पूरा ही पलट जाता है। तो 153-24 15324 का ऑर्डर होता है। 1 मतलब बोरोन सबसे ज्यादा, फिर 5 मतलब थैलियम, फिर ऐसे करके। तो 15324 ये वाला ऑर्डर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, ये आप याद रख सकते हो। तो साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी ये पूछ लेंगे। बनाना बॉन्ड B2H6
बहुत बार पूछते हैं बनाना बॉन्ड पे क्वेश्चन, क्योंकि दिया हुआ भी है एनसीईआरटी में। ठीक है, BF3 लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड पे सवाल भी बहुत बार पूछते हैं। ग्रुप 14 में आ जाएंगे तो डायमंड का स्ट्रक्चर। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है, CCl4 का नहीं होता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट, मतलब उस पे बस वो वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट रहता है, उसी पे सवाल पूछते हैं। ये बात हो गई। अब उसके बाद में तो पी ब्लॉक अपना कंप्लीट हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर बच्चे उसी में अटके रहते हैं भाई, उससे आगे बढ़ो, सवाल नहीं पूछते। सवाल पूछते हैं 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फंक्शनल ग्रुप वाला नोमेनक्लेचर होता है उस पर सवाल पूछते हैं। बच्चे एल्केन की नोमेनक्लेचर में लगे पड़े रहते हैं भाई, तो वो छोड़ देना, ठीक है, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। आइसोमर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, आइसोमर्स बनाने आ सकते हैं, तो उन पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो मोस्ट नेग्लेक्टेड पोर्शन है 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स नाम से चैप्टर दिया हुआ है। उसमें कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं, जैसे सल्फर के डिटेक्शन के लिए टेस्ट, सिल्वर के डिटेक्शन के लिए टेस्ट, नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए टेस्ट। उन टेस्ट पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और सेम टू सेम न्यूमेरिकल आता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वो न्यूमेरिकल्स आपको जरूर करके जाने हैं, वो टेस्ट आपको जरूर करके जाने हैं। बात क्लियर होगी। उसके अलावा जीओसी की बात करेंगे तो एसिडिक नेचर पे ही सवाल पूछते हैं, बार बार ले दे के जीओसी में एसिडिक नेचर पे सवाल पूछेंगे, और या फिर एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी पे सवाल पूछेंगे। बात हो गई क्लियर। हाइड्रोकार्बन्स, भाई हाइड्रोकार्बन चैप्टर नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपको जरूर करना है, जरूर 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 करना है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसमें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएंगी। हाइड्रोकार्बन की जो आधी से ज्यादा रिएक्शंस है वो तो एक्चुअली 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने पहले आपको 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए बोला है, ताकि अपना हाइड्रोकार्बन चैप्टर फिर आपको आसान लगेगा, ठीक है। और लास्ट में अपना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो जो टेबल दी हुई है उस टेबल में आपको नंबर्स पता होने चाहिए भाई, कि फ्लोराइड आयन कितने से ऊपर हार्मफुल है, सल्फेट आयंस कितने से ऊपर हार्मफुल है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पेन पॉलीएक्रोनाइट्राइल है ना, स्मोग वाला कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है उस पे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो यार ये कुछ मैंने आपको टॉपिक्स के बारे में बताया। आप और कैसे किस तरह के स्ट्रेटजी वीडियोस आप चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसी के वीडियोस लेके आऊंगा। उसके अलावा पर्टिकुलर टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज वगैरह है उनकी मैं वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस जो है वो लेके आऊंगा। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, घंटी दबाना ना भूलो, एंड बेस्ट ऑफ लक।